पहलगाम हमले के 24 घंटे बीत चुके हैं और 24 घंटे के बाद सबसे बड़ा सवाल कि अभी तक सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में क्या लगा। अभी तक नरेंद्र मोदी की सरकार वो क्या जवाब दे पाई है। क्या इस घटना को लेकर के, आतंकी घटना को लेकर के पाकिस्तान सीधे तौर पर जिम्मेदार है? ये वो सवाल है जो आम जनमानस के मन में है। पूरा देश इन सवालों का जवाब चाहता है। पूरा देश ये जानना चाहता है कि क्या पाकिस्तान सीधे तौर पर इस आतंकी घटना के पीछे है, और दूसरी तरफ देश की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, वो क्या कर रही है। 24 घंटे के अंदर क्या कुछ सबूत एजेंसियों ने जुटाए हैं और क्या कुछ सफलता अभी एजेंसियों के हाथ लगी है, इस पर चर्चा हो रही है। अभी तक अमित शाह ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक सीधे तौर पर इस घटना को लेकर के कोई पब्लिक बाइट नहीं दी है। बयान निकल करके सामने आया है तो राजनाथ सिंह का बयान निकल करके सामने आया है, और राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान का सीधा नाम नहीं लिया है। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर राजनाथ सिंह ने कहा है कि जो भी इस घटना को लेकर के जिम्मेदार है उसको बख्शा नहीं जाएगा, और जो लोग पर्दे के पीछे इस खेल को चला रहे हैं उनको भी हिसाब तो देना पड़ेगा। देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। अब सब राजनाथ सिंह सीधे नाम नहीं ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, सरकार का एक कूटनीतिक फैसला हो सकता है जिसको लेकर के सरकार अभी पाकिस्तान का नाम लेने से बच रही है। लेकिन यह बात जग जाहिर है कि ऐसा कोई इतना बड़ा हमला कश्मीरी घाटी में होना और उसमें पाकिस्तान की रजामंदी ना हो या पाकिस्तान की तरफ से हरी झंडी ना मिले, यह मुमकिन ही नहीं हो सकता है। इतना बड़ा कोई भी आतंकी हमला वो बगैर पाकिस्तान की सह के नहीं हो सकता है। और इसको लेकर के लगातार बीते 24 घंटों से मैं खबरें देख रहा हूं। कल रात भी आप यकीन मानिए पूरी रात ऐसे ही करवटों में बीत गई, और आप में से बहुत सारे लोगों की रात भी ऐसे ही बीत गई होगी। और जो भी रिपोर्ट अभी तक इशारा कर रही है वो ये बताती है कि सीधे तौर पर इसको लेकर के पाकिस्तान कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। क्योंकि पहले जितना भी कश्मीरी घाटी में बवाल होता था तो उसको लेकर के कश्मीर में कहीं ना कहीं लोकल यूनिट तैयार की जाती थी, लोकल लोगों को तैयार किया जाता था, और वो लोकल लोग कतराते थे पर्यटकों को निशाना बनाने से। क्योंकि लोकल लोग इस बात को समझते थे कि अगर पर्यटकों को निशाना बनाया गया तो कल को कोई कश्मीर में आएगा नहीं, और कश्मीर में कल को कोई आएगा नहीं तो जो भी वहां पर कमाई कर रहा है पर्यटन के जरिए, जो भी अपना घर खर्च चला रहा है, अपनी रोजी रोटी चला रहा है, वो सब ठप हो जाएगा। और अब विदेशी एक तरीके से रिक्रूटमेंट होने लगी है, और ऐसे में उनको पर्यटकों को निशाना बनाने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। तो ये तो रही पाकिस्तान को लेकर के बात। लेकिन 5 ऐसे बड़े सवाल हैं जो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी से पूछे जाने चाहिए, जो सीधे तौर पर अमित शाह से पूछे जाने चाहिए। सरकार को इन 5 बड़े सवालों का जवाब देना चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार को अगर आप देखें, जिस दिन नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो रही थी, नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, उस दिन भी एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था। एक तरफ नरेंद्र मोदी दिल्ली में शपथ ले रहे थे और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के कटरा में, कटरा वैष्णो देवी जहां पर लोग जाते हैं, कटरा के पास में रियासी में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ और एक बस को
निशाना बनाया गया, बस में श्रद्धालु बैठे हुए थे, और वो खबर उस दिन भी मैंने आपको बताई थी। लेकिन अब 5 जरूरी सवाल पहले इन पर बात करिए। 5 बड़े सवाल। पहला सवाल, आतंकी हमले से पहले सुरक्षा बलों को भनक क्यों नहीं मिली? पहला सवाल। कहा जा रहा है कि आतंकी हमले का इनपुट था, तो फिर सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर क्यों नहीं रखा गया? यह दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है। पहला सवाल यही कि सुरक्षा बलों को भनक क्यों नहीं लगी, और दूसरा सवाल इसी से जुड़ता हुआ है कि आतंकी हमले का अगर इनपुट था तो फिर सुरक्षा एजेंसियां वो हाई अलर्ट पर क्यों नहीं रखी गई? तीसरा सवाल, पहलगाम अमरनाथ यात्रा का अहम पड़ाव है। यात्रा का रजिस्ट्रेशन कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ था, ऐसे में पहलगाम में सुरक्षा के माकूल इंतजामात क्यों नहीं किए गए थे? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और उससे पहले इतना बड़ा हमला, तो क्यों नहीं सुरक्षा के पूरे इंतजाम वहां पर थे? और चौथा बड़ा सवाल, भारी सुरक्षा के बावजूद हमलावर कैसे फरार हो गए? एक भी हमलावर को ना तो पकड़ा गया, ना ढेर किया गया। यह अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और इसके बाद में 5वां सवाल, सरकार को मालूम था कि गर्मी के मौसम में सैलानी बड़ी संख्या में घाटी में पहुंचेंगे, ऐसे में सुरक्षा को लेकर के कोताही क्यों बरती गई? ये 5 सवाल है, और जाहिर सी बात है ये पांचों सवाल ऐसे सुलगते सवाल हैं जो हर किसी के मन में सुलग रहे। हर आदमी इन सवालों को लेकर के परेशान है। हर आदमी जानना चाहता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। और यकीन मानिए, देश में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जिसकी आंखें नम नहीं हुई होगी। यकीन मानिए कि शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो इस घटना को लेकर के दुखी नहीं हुआ हो। हर आदमी दुखी है। लेकिन देश को जिस तरीके से 2 खाई में बांटने की कोशिश हो रही है कि हिंदू है तो दुखी है, मुसलमान है तो दुखी नहीं है, यह सबसे खतरनाक नैरेटिव है। 5 बड़े सवाल सुरक्षा एजेंसियों को लेकर के उठते हैं। 5 बड़े सवाल वो इसको लेकर के उठते हैं कि वहां पर उन दहशतगर्दों को वहीं पर ढेर क्यों नहीं किया गया। 5 बड़े सवाल इस बात को लेकर के उठते हैं कि 2000 पर्यटक वहां पर थे और कोई भी वहां पर सुरक्षा बल नहीं था। 2000 की संख्या बहुत बड़ी होती है। 2000 की संख्या का मतलब यह हुआ कि पूरा का पूरा एक गांव, आप मान करके चलिए, पूरा का पूरा एक गांव वो कहीं पर इकट्ठा हो जाए। और कश्मीर में, पहलगाम में इतना बड़ा अगर जनसैलाब कहीं पर इकट्ठा हो रहा है तो जाहिर सी बात है, कम से कम वहां पर 20, 30, 50 पुलिस वाले भी अगर होते तो इन दहशतगर्दों की, इन आतंकवादियों की हिम्मत नहीं हो पाती, ये आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन इन्होंने बाकायदा रेकी की। बताया जा रहा है कि करीब 15 से 20 मिनट तक ये लोग वहीं पर रहे। 2 अलग अलग ग्रुप में ये लोग थे। एक ग्रुप ने लोगों को इकट्ठा किया है, लोगों को इकट्ठा करके वहां पर पहले उनसे पूछताछ की है, और उसके बाद में फिर किसी को वहीं से ही गनशॉट से मार गिराया, किसी को स्नाइपर के द्वारा मारा गया है। तो ये सारे सवाल हैं। अब जरा नरेंद्र मोदी के समय पर जो बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं उनको जरा देखिए। ये सरकार जब आई थी तो उस वक्त में नरेंद्र मोदी बड़े बड़े भाषण देते थे कि हमारे फौजी भाइयों के सिर काट करके ले जा रहे हैं पाकिस्तानी, उनकी हिम्मत कैसे हो गई। इस तरह के नैरेटिव चलाए गए। मुंबई के ताज पर बड़ा हमला हुआ और उसको लेकर के राष्ट्रवाद की एक बहुत बड़ी अलख जगाई गई। लेकिन कल जो हमला हुआ है कश्मीरी घाटी में, वो अब तक भारत के इतिहास में अगर देखें तो 25 साल में, बीते 25 साल में इतना बड़ा कोई हमला देश के आम नागरिकों पर नहीं हुआ है जितना बड़ा अब हुआ है। नरेंद्र मोदी के समय पर आतंकवाद की श्रृंखला को देखिए, कब कब कहां कहां कितने बड़े हमले हुए हैं। पुलवामा से पहलगाम तक आतंक की श्रृंखला, जिसमें जम्मू कश्मीर में बीते वर्षों में बड़े आतंकी हमले हुए। सबसे पहला जो बड़ा आतंकी हमला कहा जा सकता है, 16 सितंबर 2015 को बीएसएफ के काफिले पर हमला किया गया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए, 11 घायल हुए, एक आतंकी नावेद को जिंदा पकड़ा गया। ये उधमपुर अटैक इसको कहा जाता है। उसके बाद में उरी अटैक
18 सितंबर 2016 को उरी अटैक हुआ, सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर जैसे मोहम्मद का हमला, 19 सैनिक शहीद हुए। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। उसके बाद में पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को जैश के आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से भरी गाड़ी से हमला किया, 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। जवाब में भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। और इसके बाद में गांदरबल में 20 अक्टूबर 2024 को हमला हुआ। निर्माण स्थल पर हमला होता है, 7 मजदूर और एक डॉक्टर की जान चली जाती है। रियासी में हमला होता है 9 जून 2024 को, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर शपथ ले रहे थे, तीसरी बार शपथ हो रही थी, और दूसरी तरफ हमला हो रहा था जिसमें 9 श्रद्धालु मारे गए, 33 श्रद्धालु घायल हो गए, पूरी बस पर अटैक किया गया था। कठुआ अटैक 8 जुलाई 2024 को, उसके ठीक एक महीने बाद कठुआ में अटैक होता है। सेना के वाहनों पर ग्रेनेड से हमला किया गया, 5 जवान शहीद और 5 जवान घायल हो गए। डोडा में उसके बाद फिर एक और हमला होता है 15 जुलाई 2024 को। डेसा जंगल में मुठभेड़ हुई, 4 सैनिक और 1 पुलिसकर्मी शहीद हो गया। गुलमर्ग में हमला हुआ 24 अक्टूबर 2024 को, सेना के वाहन पर हमला किया गया। इसमें 2 सैनिक मारे गए, 2 नागरिक भी मारे गए। पहलगाम में हमला, अभी जो कल हमला हुआ है, अमरनाथ यात्रा से पहले बड़ा हमला, तीर्थ यात्रा के प्रमुख आधार स्थल पर गोलाबारी की गई, हमलावर फरार हैं और सुरक्षा पर गंभीर सवाल हैं। करीब 28 लोगों की मौत इसमें हो गई है, बताया जा रहा है, जिसमें 2 विदेशी नागरिक हैं, 2 स्थानीय नागरिक हैं। और देश से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है बहुत ही भयानक है। ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आ रही है जो वाकई झकझोर देती है। एक तस्वीर जरा आप देखिए और इसमें समझिए कि दुख कितना बड़ा होता है। आदमी की छाती फट जाती है। 4 दिन में कैसे पूरी जिंदगी बदल गई। 19 तारीख को शादी हुई थी। 19 तारीख को हरियाणा में विनय नरवाल नेवी के लेफ्टिनेंट के घर पर ढोल बाजे बज रहे थे, शादी हो रही थी। और उसके बाद में आप देखिए कि 22 तारीख को उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और आज 23 तारीख को, 23 अप्रैल को, उनकी पत्नी उनके पार्थिव शरीर को अंतिम सलामी दे रही है। 4 दिन में जिंदगी कैसे कहां से कहां पहुंच गई। ये तस्वीर वाकई जहन से कभी मिटेगी नहीं। ये तस्वीर आप अपनी आंखों से कभी भी हटा नहीं पाएंगे। कुछ कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जो आदमी के दिलो दिमाग पर ऐसा असर डालती हैं जो उम्र भर उसी के साथ रह जाती है। उम्र भर आदमी उनसे अलग नहीं हो पाता है। जाहिर सी बात है, आप और हम लोग कुछ दिन बाद में किसी और मुद्दे पर चर्चा कर रहे होंगे, लेकिन इन लोगों के लिए यही मुद्दा हमेशा हमेशा के लिए खड़ा रहेगा। सरकार कल को इस पर क्या एक्शन लेगी पता नहीं, लेकिन इस वक्त में जो कुछ हुआ है वो हम सब के सामने है। पाकिस्तान वो सिरे से नकारने का काम कर रहा है, और पाकिस्तान नकार रहा है उसके पीछे कारण भी है, उसके पीछे वजह है। क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर इसको स्वीकार किया तो अब पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे सेंक्शन लग जाएंगे, बहुत सारी रोक लग जाएगी। पाकिस्तान एक तरीके से अलग थलग भी पड़ चुका है, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप वो पाकिस्तान को शय देने वालों में से नहीं है। ये बात भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। चीन इस वक्त में पाकिस्तान के साथ में खड़े होने की जरूरत करेगा नहीं, क्योंकि उसको भारत की जरूरत है अमेरिका से लड़ने के लिए। तो एक तरीके से अगर देखें तो ये बहुत अच्छा समय है नरेंद्र मोदी सरकार को वाकई एक कड़ा और बड़ा कदम लेना चाहिए, ताकि एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ सके। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा तो निश्चित तौर पर ये हमले, ये तारीखें, ये शहादतें, ये लोगों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचना, ये सिलसिला शायद रुकेगा नहीं। बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार अब इस मामले में क्या करेगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।